अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बिल ऑफ राइट्स। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन की। ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, मतलब उनका पूरा इंट्रोडक्शन, एक ब्रीफ हिस्ट्री। वो इन सब मैंने स्लाइड्स की जरूरत है, मतलब पेज प्रिंट करवा दी थी आप लोगों के आसानी के लिए, लेकिन मैं अब इनको आसान अल्फाज में समझा भी देता हूँ। ह्यूमन राइट्स आर द बेसिक राइट्स दैट वन हैज सिंपली बिकॉज वन इज़ अ ह्यूमन बीइंग। कि वो ऐसे राइट्स हैं जो इंसान पैदा हो चुका है तो उस वक्त उसको ही, मतलब फितरी तौर पे उसके बन जाते हैं या वो उसके लिए मेरिट पे आ जाता है, वो उसके सारे ह्यूमन राइट्स हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर इसकी बात करें तो ये ह्यूमन डिग्निटी की बात करता है कि ह्यूमन की सेल्फ रिस्पेक्ट दें, उसके सेल्फ स्टीम का ख्याल रखें। जो जो राइट्स जो एक विद इन मॉरल ग्राउंड और मॉरल के मेरिट के अंदर आ रहे हैं, उन सबको प्रोवाइड किया जाए। अब जो ह्यूमन राइट्स के टर्म है, अगर हम इसका देखें तो ये 18-19 सेंचुरी से शुरू होती है। अगर हम बैक में चले जाएं तो हमें मैग्ना कार्टा मिलता है, और उसके अलावा दीगर और एक दो कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिसमें ह्यूमन राइट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर किया गया। अगर हम इसकी बात करें तो आखिरी 4 लाइनों में लिखा है कि जो दुनिया के लोग हैं उन्होंने इसके बारे में काम करना शुरू कर दिया, लाइक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। और काफ़ी लोगों में जब अवेयरनेस आई ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत, तो उन्होंने इसके लिए काफ़ी तंजीमें बनाई और डिफरेंट फॉर्म्स पर आवाज़ उठाना शुरू कर दी। और बाद में तकरीबन 20वीं सदी के आखिर 21वीं सदी के शुरू में तकरीबन दुनिया के तकरीबन सब ममालिक ने फंडामेंटल जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करके उनकी गारंटी श्योर कर दी है। अच्छा जी, अगर हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि 1685 में किंग चार्ल्स टू की डेथ के बाद उसका जो भाई है जेम्स टू, वह तख्त पे आ जाता है। अब वो जो किंग चार्ल्स जो है ना, जेम्स टू, वो ऐसे वक्त में इक़्तिदार में आते हैं कि जब कैथोलिक क्रिश्चियन और प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन के दरमियान तनाव बड़ा चल रहा होता है। अब मैं इन दोनों में आपको फ़र्क समझाऊँ तो कैथोलिक वो हैं जो मतलब ज़रा कंजर्वेटिव माइंड के हैं, और जो प्रोटेस्टेंट वो है जो ज़रा लिबरल माइंड के हैं। ऐसे समझ लें कि जो प्रोटेस्टेंट हैं वो लेफ्ट विंग से, हम इसे कह सकते हैं, और जो कैथोलिक है वो राइट विंग से। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जेम्स टू हिमसेल्फ अ कैथोलिक वांटेड टू मेक कैथोलिज्म a state religion during a time when Britain was dominantly occupied by the Protestants। तो जब वो जेम्स टू अपने दौर में था तो वो कैथोलिक एक स्टेट में मज़हब को लागू करना चाहता था। अगर मैं इसके एक पॉलिटिकल वे में बात बताऊं तो जो कैथोलिक थे वो इस तरह करते थे कि उस तर्ज़ हुकूमत में बादशाह की फुल मोनोपोली होती थी। वो एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, एज अ मोनार्की के तौर पे मतलब होता था। वो जो चाहे वो एक सोवरेन होता था, डिक्टेटर होता था जो फुल एब्सोल्यूट पावर रखता था। जो प्रोटेस्टेंट थे, लाइक वो ज़रा लिबरल थे, और वो पार्लियामेंट सुप्रीमेसी की बात करते थे कि किंग ही पूरी तरह पावरफुल नहीं होगा, अवाम के पास भी राइट्स होंगे और किंग के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस होगा। अच्छा जी, फिर बाद में क्या होता है कि 1685 में ही वो क्या करता है कि वो पार्लियामेंट के सेशन को के डिसकंटिन्यू कर देता है, और काफ़ी उस वक्त मुदाखलत उसमें करते हैं, उनके मतलब राह में रोड़े अटकाता है। और उसके बाद जो काफ़ी पब्लिक ऑफिशियल्स और आर्मी मतलब ब्यूरोक्रेसी में वो अपने कैथोलिक जितने भी फ़लसफ़े को मानने वाले लोग हैं उसको शामिल कर देते हैं ताकि वो अपने मफादात की उसमें तकमील कर सकें। आगे हम देखते हैं कि वो 1687 में जो किंग जेम है वो इशू करता है डिक्लेरेशन ऑफ इंटेलिजेंस, जिसमें जो मज़हब के काफ़ी पैनल लॉ हैं, मतलब उसको सस्पेंड कर देता है। और ये करता है पार्लियामेंट की कंसेंट के बगैर, जो कि शो करते हैं कि एब्सोल्यूट मोनार्की। अगर मैं इसको मज़ीद सादा करूँ एब्सोल्यूट मोनार्की, तो आप ये कह लें कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में जिस तरह डिक्टेटर आते रहते थे या अभी भी जो मतलब बिहाइंड द पॉलिटिक्स मतलब वो काम कर रहे हैं कि वो जो चाहेंगे वही होगा, वो जो चाहेंगे वही रिलीजन है, वो जो चाहेंगे वो खुदा की बात से भी बढ़कर होगी, मतलब वो ही वन एंड ऑल होंगे। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि वो टैक्स पेमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। तो आपको पता है कि जितने भी अदारे, जब आप उसके साबिक़ा अफ़सरान को हटा के अपने अफ़सरान लेके आते हैं तो उस उनमें एक बगावत पैदा हो जाती है ना, एक खलीज सा, एक मतलब खला सा पैदा हो जाता है। तो इस तरह पार्लियामेंट के साथ वो फिर कन्फ्लिक्ट में आ गए। तो इस तरह बढ़ते-बढ़ते अब क्या हुआ, 1688 में वो जेम्स का एक था बेटा, उसने अब से ये, क्योंकि ये होती है ना बादशाह सिस्टम होता है, डेमोक्रेसी नाम की तो उस वक़्त चीज़ नहीं थी। तो उसने मतलब अपने बेटे को आपने ये फ़ैसला किया कि वो कैथोलिक होगा ना। तो ये जब इस तरह ये मामला अवाम में पहुंचा तो फिर उन्होंने सोचा ये तो
हमारे लिए बहुत ख़तरनाक इशू होगा, क्योंकि हमारी जो आने वाली नस्लें, आने वाला बादशाह वो भी कैथोलिक होगा, वो तो हम पे फिर राज करने लग जाएगा। आप इसे यूँ समझ लें कि जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के मुसलमान और हिंदुओं का इशू था कि नहीं, अब जैसे मुसलमानों ने अंग्रेज़ों से आज़ादी ले ली हो कि हिंदू अब हम पे हुकूमत करेंगे, अपने मतलब जो हमने हज़ार साल हुकूमत की उसका बदला लेंगे, मतलब उस तरह की फ़ज़ा क्रिएट हो गई थी। उसके बाद क्या होता है कि जब अवाम तंग आती है तो वो जो है एक कुछ जो लीडर जो होता है, आपको मैं बता दूं कि यूके जो है ना, यूनाइटेड किंगडम, अब भी मतलब उसके अंदर काफ़ी स्टेट्स वर्क कर रहे हैं, लाइक नेटो है उसके अंदर भी अराउंड अबाउट 30 स्टेट्स हैं, यूएसए में काफ़ी स्टेट्स हैं अराउंड अबाउट 50 to 55। तो ये मतलब उस वक्त उन्होंने अपने साथ वाले जो स्टेट उस वक्त मतलब एक यूनाइटेड नहीं था, मतलब वो स्टेट ज़्यादा थी, लेकिन अब ये काफ़ी स्टेट इकट्ठी हैं। तो उस वक्त के विलियम को एक मतलब इकट्ठे होकर ख़त लिखा गया कि आप आएँ और हम पे हमला करें, क्योंकि वो जो बादशाह वो हमारे लिए मज़ीद मसले का बायस बन रहा है। व्हाइल विलियम वाज़ ऑलरेडी प्लानिंग टू टेक मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट, वो भी ऑलरेडी इस प्लान में था। अब क्या होता है कि विलियम हमला कर देता है और वो इत्तफाक़ियत जीत जाता है। अच्छा, जो उसकी जो वाइफ है वो क्वीन बन जाती है। फिर 1618 में क्या करते हैं, जो न्यू पार्लियामेंट है उसको कहते हैं कन्वेंशन पार्लियामेंट, अनाउंस विलियम एज देयर किंग। ओके, मतलब वो असल ये होते हैं कि वो अवाम की सुप्रीमेसी ला के आना चाह रहे होते हैं ना। Okay, the king did not have the powers of absolute monarch now. They had to consult the parliament before passing any laws. Okay, तो अब उसकी जो एक मोनार्क वाली सिचुएशन थी, वो पावर अब उसके पास नहीं रहेगी थी। अब उसने जो भी फैसला लेना था, एक कानून पास करना था, उसको पार्लियामेंट की कंसेंट, मतलब लाइक हाउस ऑफ कॉमन की कंसेंट लेनी पड़नी थी। अगर हम इस मामले को देखें तो ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है तरीका। अगर मैं इसमें कहूँ कि ये वो वक्त था कि जब यूरोप में स्पेशली तो डेमोक्रेसी की जो सीड्स हैं वो ग्रो कर दी, जड़ें उनकी मजबूत होना शुरू हो गई थी, जिनका रिज़ल्ट आज हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, और जो अभी क्वीन है, जो उनका क्राउन है, वो भी एक सिर्फ सिंबॉलिक इलामत के तौर पर ही वर्क करता है। अब मैं सिर्फ रीड कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इसमें जो कि टेक्निकल बात है कि वो मैं आपको समझा दूंगा। जो पहला है जी, द बिल, ये एम एंड पर्पस पे हम आ गए हैं। द बिल इंट्रोड्यूस मैनी रूल्स विच लिमिटेड द पावर ऑफ द क्राउन। Okay, first, because the people of England had witnessed how King James II interfered into the decisions of the Parliament, gave no religious freedom to the Protestants, levied heavy taxes, and was always focused on having an absolute monarchy. The bill was brought up to give the people their natural rights, individual rights like freedom of religion. मतलब हम उसके बाद बात करें तो वो अवाम को ज़्यादा राइट्स दिए गए। इट आल्सो स्टेटेड द सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द क्राउन, वेयर द किंग कैन नॉट टेक डिसीजन विदाउट रेफरिंग देम टू द पार्लियामेंट, मेकिंग द पार्लियामेंट मोर इंडिपेंडेंट एंड द किंग मोर डिपेंडेंट। Act was made for the protection of rights and liberties, and the law of people is also known as the Declaration of Rights. A long oath taken by the prince and the Princes William and Mary as co-ruler that confirmed their accession to the throne. The act began by the mentioning that all states are now fully lawfully and freely represented in the presence of Prince and Princess William and Mary. It mentioned various misdeeds done by late King James, who, with help of his minister employed by him, tried to undermine the power and authority of the Protestant religion, also harmed the law and freedom of his kingdom. मतलब ये कि एक ऐसा उन्होंने एक पेश किया किसके लिए कि उसके जो शहजादियों से कैसा ओथ लिया, जिसमें उन्होंने ये बात प्रूव कर दी कि वो जो हैं वो जो वो उनके अंडर काम करेंगे। लाइक देखिए ना, लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया रिप्रेजेंटेड, पहले में दूसरे मतलब रिप्रेजेंटेड इन द प्रेजेंस ऑफ प्रिंस, और बाद में ये कहा गया है कि जो पहले किंग की थी उसकी जो वो काफ़ी मतलब मोनार्क था, उसकी गलतियाँ गिनवाई गई, और उसकी मतलब और उसके बाद अंडरमाइन किया गया जो उसने किया प्रोटेस्टेंट रिलीजन को, और ये बातें भी बताएंगे। उम्मीद है आप सबको ये समझ आ गई होगी, और आप सबसे गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक के बटन को भी ज़रूर दबाएं, और उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आ चुका होगा।